नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री पाठशाला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में हमने बताया था और उसमें जाना था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके साथ साथ उनकी ब्रांचेस कितनी होती है। उसी एक ब्रांच में से हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है जो कि मेजर सब्जेक्ट भी होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि मेरा मानना है कि जब भी आप एग्रीकल्चर अध्ययन करते हैं तो उसमें सॉइल का जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। चूँकि जब भी आप किसी भी क्रॉप को लगाने का सोचते हैं, किसी भी सीज़न में लगाने का सोचते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है सॉइल का भी। चूँकि आप जैसे आप आगे पढ़ेंगे सॉइल में, आप आगे पढ़ेंगे क्रॉप में कि किस क्रॉप के लिए कितना सूटेबल पीएच होता है। तो जब हम सॉइल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें जितने भी फिजिकल और स्ट्रक्चर होता है उनको स्टडी करते हैं, तो सॉइल साइंस बेटर है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन भी यहाँ से आता है और आप नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी, चूँकि आप बेसिक चीज़ जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट ऑफ साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी है, जो प्लांट को ग्रो करता है तथा अदर क्रॉप, प्लांट के साथ साथ दूसरे क्रॉप को भी ग्रो करता है। एनिमल को हम पालते हैं किसके लिए, तो फूड के लिए, एंड ह्यूमन नीड यानी कि मनुष्य के जो भी आवश्यकता होती है उसके लिए, या इकोनॉमिकल गेन के लिए। जैसे मान लो कि आप फ़िश फार्मिंग करते हैं, तो फ़िश फार्मिंग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप मार्केटिंग भी करते हैं, मार्केट सरप्लस करते हैं, उसको आप मार्केट में ले जाते हैं, फिर उससे इनकम लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स पर्पज़ से भी हम करते हैं। और एग्रीकल्चर में हम सॉइल कल्टीवेशन के साथ साथ अदर इंटरप्राइजेज़ को भी करते हैं, जैसे एनिमल फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उसके बाद जो भी सॉइल लेस फार्मिंग हुआ, जैसे हाइड्रोपोनिक हुआ, एक्वापोनिक हुआ, एक्वाकल्चर हुआ, ये सारे हम एग्रीकल्चर में जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि एग्रीकल्चर का जो ब्रांच है सॉइल साइंस, उसमें ये हम ब्रांच बता दिए थे आपको, डिस्क्राइब भी कर दिए थे कि एक्सटेंशन में हम अपने नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फार्मर के पास जाते हैं, उनको नए नए टेक्नोलॉजी बताते हैं। प्लांट पैथोलॉजी में बताए थे कि जितने भी प्लांट में डिजीज़ लगते हैं उनके डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट जेनेटिशियन में बताए थे कि प्लांट के जीन के बारे में जानते हैं और उसके फिनोटाइप के बारे में जानते हैं। और वो दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइप के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ क्रॉप को हायर यील्डिंग के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में बता दिया कि प्लांट के मार्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्या होता है, प्लांट में कौन सी भाग क्या क्या वर्क करता है। जैसे लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी प्रक्रिया हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। आज का हमारा जो क्लास होने वाली है वो सॉइल साइंस में होगा। और सॉइल साइंस में हम क्या जानेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तथा सॉइल पे होने वाली सारी एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। इंटोमोलॉजी में हम क्या जानते हैं कि जितने भी इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, कोई भी पेस्ट हो या इंसेक्ट हो, प्लांट के लिए जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो इंटोमोलॉजी देखेंगे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में हमने आपको बताया था कि इसमें फ्रूट साइंस पढ़ते हैं, वेजिटेबल साइंस पढ़ते हैं, फ्लोरिकल्चर पढ़ते हैं। उसके बाद एग्रोनॉमी हुआ। एग्रोनॉमी हम क्रॉप का कल्टीवेशन कैसे करते हैं मैनेजमेंट के साथ, और क्रॉप का सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एक्टिविटी होता है सोइंग टू हार्वेस्टिंग तक, उसमें हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं। फॉरेस्ट्री में जब भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए तथा उसके साथ साथ इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम ब्रांचेस जान गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस ब्रांचेस का सॉइल साइंस एक ब्रांच है। जो सॉइल साइंस स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल होता क्या है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सॉइल शब्द दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है सोलम और दूसरा होता है कल्चर साइंस, यानी कि सॉइल साइंस एक लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्राउंड और फ्लोर, सॉइल साइंस। बट बेसिक चीज़ क्या हुआ, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सॉइल साइंस होता क्या है तो आप क्या बताएंगे। ये चीज़ें पहले हमें जाननी होगी कि एक्चुअल में सॉइल साइंस होती क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉइल साइंस, तो अगर आप अकॉर्डिंग टू कॉमन पर्सन, अगर आप किसी कॉमन पर्सन से बात करते हैं जो ना कभी एग्रीकल्चर फार्मिंग किया है, ना एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, या ना कभी आपके जैसे एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी किया है, तो वो बोलेंगे कि सॉइल प्रकृति का दिया हुआ वो भाग है जिस पे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। लेकिन जब भी आप बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या फार्मर या आपके जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर से अगर आप बात करते हैं, तो उनके लिए सॉइल क्या हो जाता है कि एक नेचुरल बॉडी है जिस पे हम प्लांट को ग्रो कराते हैं अपने दैनिक नीड के लिए, यानी कि जो भी ह्यूमन नीड होता है
उसके लिए हम उस पर प्लांट का ग्रो कराते हैं, और वो जो सॉइल है प्लांट को सपोर्ट के साथ साथ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, उसे हम सॉइल कहते हैं। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू फार्मर एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, या आपके जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर के। तो सॉइल साइंस और इसकी दो पार्ट होती है, सॉइल साइंस का अध्ययन हम करते हैं तो इसकी दो पार्ट होती है। आगे अगर हम बात करें, एक छोटा सा डिफिनेशन है जिसको हम देख लेते हैं कि सॉइल का डिफिनेशन होता क्या है एक्चुअली। वैसे तो आप मोटा मोटी जान जाए तो डिफिनेशन अपने आप से बना सकते हैं, बट एक पैटर्न है जिसको हमने जान लेते हैं, कभी एग्जाम वगैरह में लिखना हो। जैसे सॉइल का अगर बात करें तो सॉइल इज द नेचुरल बॉडी, जो मैंने अभी बताया आपको, डेवलप फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल, यानी कि ये नेचुरल मटेरियल से डेवलप होता है, लाइक रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल के बारे में रॉक्स, अब यहाँ आ गया रॉक्स। आप बोलेंगे कि रॉक्स होता क्या है भाई, तो रॉक्स जो होता है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होता है, यानी कि बहुत सारे मिनरल को मिलने से रॉक्स का निर्माण होता है। फिर आप बोलेंगे कि मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स द मोर देन 2 एलिमेंट, यानी कि बहुत सारा एलिमेंट के मिलने के बाद मिनरल बनते हैं। जितने एलिमेंट होते हैं उसमें जब आपस में मिलते हैं तो वो एक मिनरल बनाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बाय द नेचुरल फोर्स, यानी कि जो भी नेचुरल फोर्स लगता है रॉक्स या मिनरल्स पे, वहाँ पे वेदरिंग होके वो डेवलप कर जाते हैं, जैसे विंड का फोर्स हुआ, वाटर का फोर्स हुआ, एंड अदर क्लाइमेट फोर्स। दूसरा डिफिनेशन दिया हुआ है, सॉइल इज द अपर मोस्ट पार्ट, मतलब सॉइल जो है अर्थ क्रस्ट का, जैसे हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि सॉइल का 3 भाग होता है, अर्थ क्रस्ट होता है, मिंटल होता है और कोर होता है। तो जो ऊपर वाली भाग होता है, मतलब जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे खेती करते हैं, उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो वही कह रहा है, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कंपोज ऑफ द, यानी कि बना है रॉक्स और ऑर्गेनिक से, डेट हैविंग पोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि जिसमें पोर स्पेस का पार्टिकल होता है, दोनों के बीच में पार्टिकल होता है, फॉर द पैसेज ऑफ द एयर एंड वाटर, जो एयर और वाटर के साथ में होता है, एंड द मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि प्लांट में जो सॉइल, प्लांट को सॉइल क्या करता है, न्यूट्रिएंट के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। ये तो हमारा डिफिनेशन था, बट आप मोटा मोटी ये याद रखें कि सॉइल सबके लिए, सब अकॉर्डिंग के लिए सब चीज़ हो, मतलब सबके लिए सब की तरह होती है। आगे हम बात करें, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ साइंटिस्ट हुए, जैसे क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ होता है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना मत रखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी ज़रूरी हो जाती है। फिर दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, हम आपको प्रूव कर रहे हैं कि ये चीज़ होती है तब जाके सॉइल बनता है। वैसा ही पहला साइंटिस्ट जो थे व्हिटनिंग साहब थे, 1891 में बताया था कि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट बिन है। न्यूट्रिएंट बिन मतलब जैसे डस्टबिन होता है, जैसे मान लो कि आपके घर में कूड़ेदान हो, डस्टबिन हो, तब क्या करते हैं, सारे डस्ट उठाकर वहाँ पे रख देते हैं, वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है एक जगह रख देते हैं। उसी तरह सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट का एक घर है, एक पोषक बिन है, मतलब वहाँ पे सारा न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है। एंड ऑल द न्यूट्रिएंट प्लांट, यानी कि प्लांट को वो सारी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। व्हिटनिंग साहब ने कब कहा था, 1891 में कहा था। फिर डेकू चेयर साहब, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल साइंस में, इनके कंट्रीब्यूशन भी सॉइल साइंस में बहुत ज़्यादा है। 19 में बताया था कि सॉइल जो है एक नेचुरल बॉडी है, ओके। और ये नेचुरल बॉडी बना कैसे है, तो इन्होंने बताया कि मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर के मिलने से एक नेचुरल बॉडी बना है जिसे हम सॉइल कहते हैं। इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि इनको फादर ऑफ सॉइल साइंस भी बोला जाता है, एंड मॉडर्न सॉइल साइंस के फादर भी बोला जाता है। ये चीज़ें डेकू चेयर साहब के बारे में आप याद रखिएगा। आगे हम बात करें जेफी साहब के बारे में, तो इन्होंने जो डेकू चेयर साहब बताए थे, उन्हीं ने बताया था कि 1936 में बताया कि न्यूट्रिएंट बॉडी तो होता ही है, लेकिन ये बनता किससे है, तो ये ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स बनता है, बट हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स कि अगर हम ये पेन जो लिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल हुआ, अगर इसी पेन को हम ऐसे लिखेंगे तो ये वर्टिकल हुआ। तो इन्होंने सही बात कहा भाई, जो जिस मिट्टी पे हम रह रहे हैं वो तो हॉरिजॉन्टल ही है, ना कि वर्टिकल ही है, तो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है। फिर जेनी साहब ने किया, और इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये सॉइल फार्मिंग में 2 फैक्टर दिए थे, एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर। ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये कब दिए थे, ये दिए थे जेनी साहब ने 1941 में दिया था। इन्होंने बताया कि सॉइल जो है वो रॉक्स और मिनरल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सॉइल जो है वो रॉक्स और मिनरल का, जबकि हम आपको बताए ही हैं कि सॉइल जो होता है मिनरल्स का मिक्सचर होता है, और मिनरल्स क्या होता है, तो वो एलिमेंट का मिक्सचर होता है, यानी कि बहुत सारा एलिमेंट मिलकर एक मिनरल्स बनाता है। फिर बहुत सारा मिनरल्स मिलने के बाद रॉक्स बनता है, फिर उस रॉक्स में वेदरिंग होता है,
फिर वेदरिंग के बाद क्या होता है, रिगोलिथ बनता है। रिगोलिथ मतलब ऑन कंसोलिडेशन, यानी कि वो पूरी तरीक़ा से मिट्टी के लिए तैयार नहीं हुआ, उसमें सारा चीज़ भरा हुआ, सारा चीज़ लगा हुआ है, और उससे एक ट्रू सॉइल बनता है। रिगोलिथ से ट्रू सॉइल बनता है। तो इन्होंने भी बोला कि रॉक्स और मिनरल्स का कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द क्लाइमेट एक्शन ऑन द पेरेंट मटेरियल, यानी कि सॉइल जो होता है रॉक्स और मिनरल का कम्बिनेशन होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या क्लाइमेट एक्शन होता है। क्लाइमेट एक्शन मतलब जैसे टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का घटना, टेम्परेचर का बढ़ना और टेम्परेचर का घटना। उसके बाद फिर पेरेंट मटेरियल, जब आगे आप पढ़ेंगे तो जेनी साहब ने 2 फैक्टर दिया था, एक पैसिव फैक्टर, एक एक्टिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर जिस पे वर्क होता है, एक्टिव फैक्टर जो वर्क करता है सॉइल फार्मिंग में। ये चीज़ें आगे की पार्ट है, हम आगे बताएंगे आपको। फिर लास्ट चीज़, एक चीज़ आप यहाँ देखिएगा कि सॉइल जो होता है 3 डायमेंशन बॉडी होता है। 3 डायमेंशन कहने की मतलब क्या है भाई? 3 डायमेंशन कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सॉइल को देखते हैं, या जब भी सॉइल को आप एज्यूम करते हैं, तो आप पाते हैं कि सॉइल में लंबाई भी है, उसके साथ साथ इसकी चौड़ाई भी है, इसके साथ साथ इसकी मोटाई भी है, यानी कि थिकनेस भी है, लेंथ भी है, डिप्थ भी है और ब्रेथ भी है। ये तीनों पाया जाता है। जबकि आप लैंड पे देखेंगे, जैसे अब तीनों पाने का मकसद, मतलब ये तीनों, इनको 3 डायमेंशन बोलते क्यों हैं? अब देखो कोई प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, कोई प्लांट लगा हुआ है, इनको सपोर्ट के लिए एक बाउंड्री की भी आवश्यकता होती है। कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका ही लैंड है? उसके बाद ये लंबाई चौड़ाई का वर्क हुआ। मोटाई इसलिए ज़रूरी होती है कि यहाँ पे बहुत सारे लेयर बने होते हैं। लेयर तो लैंड पे ही बने होते हैं, लेकिन हम उसको एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए लैंड जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है, लेकिन सॉइल 3 डायमेंशन बॉडी होता है। तो इसमें जो लेयर है, जब हम आगे होरिजन के बारे में पढ़ेंगे कि होरिजन ये होता है, फिर ई होता है, फिर बी होता है, B1 होता है, B2 होता है, फिर C होता है, मास्टर होरिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो ओरिजिन पाए जाते हैं, यहाँ से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं, इनको न्यूट्रिएंट यहाँ से मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि 3 डायमेंशन बॉडी होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉइल जो भी होता है, सॉइल का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर मान लो सॉइल का फुल फॉर्म आप निकालते हो, तो सॉइल का जो एस होता है उससे सोल होता है। सोल मतलब जो होता है आत्मा होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, आई का मतलब होता है इन्फिनाइट, और लाइफ होता है, एल का मतलब होता है लाइफ। मतलब लाइफ का अनंत आत्मा है एक, मतलब जिसमें हमारी आत्मा बसी होती है, जिस पे हम प्लांट को अब अपने से ही मिला है कि अगर आप सॉइल ना हो तो अगर आप फार्मिंग करेंगे, चलो ठीक है, आपका कहना ये है कि हम हाइड्रोपोनिक कर लेंगे, तो जितने पॉपुलेशन है इंडिया में उतना में हाइड्रोपोनिक नहीं सूटेबल है। इतना हम कंजप्शन नहीं हो, इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा जितना हम कंज्यूम करते हैं। तो सॉइल क्या है? एक आत्मा है हमारी, कि वहाँ से प्रोडक्शन आती है तो हम जिंदा रहते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन नहीं आया तो हम, अगर आप ही बताएं, आप 1 दिन 2 दिन नहीं खाते हैं तो आप जीवित नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको खाना पड़ेगा। और जो आप खाना खाते हैं वो सारी सॉइल से होकर आती है, यानी कि पहले वो सॉइल में कल्टीवेशन होती है, फिर वहाँ ग्रोइंग करती है, फिर हार्वेस्ट होती है, फिर उसका प्रोसेस बनता है। अगर आप एडिशनल चीज़ खाते हैं तो प्रोसेसिंग के साथ, जैसे पोटैटो से चिप्स बनता है। तो सॉइल क्या है? हमारी आत्मा है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता भी है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल साइंस, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कब मनाया गया है? तो 2015 को मनाया जाता है। थीम क्या होता है? थीम क्या था? हेल्दी सॉइल और हेल्दी लाइफ। अगर सॉइल सही रहेगा तो लाइफ भी सही रहेगा। जैसे बहुत आप सुनते होंगे कि हम लोग सॉइल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाने के, या सॉइल को हैबिट बना दिए हैं उर्वरक डालकर, फर्टिलाइज़र डालकर। तो फर्टिलाइज़र क्या करता है? जब सॉइल कंज्यूम करेगा तो हम लोग भी तो प्लांट को, जो भी क्रॉप ग्रो करेंगे, जो भी प्लांट ग्रो करेंगे, उससे निकलने वाली फूड या गेन हम कंज्यूम करते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र हम भी तो कंज्यूम करते हैं। इसलिए बोला गया कि अगर सॉइल हेल्दी रहेगा तो हमारा लाइफ भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि सॉइल हेल्दी रहेगा, प्रोडक्शन हेल्दी आएगा, हम कंज्यूम हेल्दी करेंगे, हमारा जो लाइफ है वो हेल्दी रहेगा। अब आपसे पूछते हैं कि वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि वर्ल्ड साइंस डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। सॉइल को स्टडी करने के लिए, मतलब हम, जैसे आपको हमने पिछले 2 मिनट पहले बताया आपको कि हमारे पर्सपेक्टिव से सॉइल का मीन्स दूसरा हो जाता है,
और किसी कॉमन पर्सन से पूछिएगा तो उनके पर्सपेक्टिव से सवाल का मीन्स दूसरा हो जाता है। इसलिए सवाल को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी कि बांट दिया गया है, क्लास कर दिया गया है कि अगर आप सवाल का सिर्फ ओरिजिन जानते हैं, क्लासिफिकेशन जानते हैं, डिस्क्रिप्शन जानते हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे पेडोलॉजी में। किसमें पढ़ेंगे? पेडोलॉजी। पूछ दिएगा कि पेडोलॉजी। अब देखिए पेडोलॉजी, यहाँ आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि लॉजी लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? ग्रीक वर्ड होगा। क्या होगा? ग्रीक वर्ड। जबकि सॉइल में, सॉइल साइंस के बारे में आप क्या बताते हैं? लैटिन वर्ड। तो अगर आपसे पूछ दे कि पेडोलॉजी ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, उसमें आपका ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश, फ्रेंच दे, तो आप ग्रीक वर्ड मारेंगे क्योंकि लॉजी लगा हुआ है। अब ये नहीं समझिएगा कि सवाल संग लैटिन वर्ड से है तो सवाल में आने वाले जितने भी वर्ड होंगे सारे लैटिन्स होंगे, नहीं। जो शब्द में जो हम ट्रिक बताए हैं वो चीज़ आप माइंड में रखिएगा। लॉजी है तो यहाँ ग्रीक वर्ड होगा। अब हम क्या बता रहे थे कि अगर पेडोलॉजी में हम ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि कोई सवाल है, उसको जानना है कि भाई ये उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ है, कैसे हुआ। फिर क्लासिफिकेशन कैसे हम बांटें, जैसे हम पढ़ते हैं ना क्लास में कि ये सैंडी सॉइल है, इग्नियस सॉइल है, मेटामॉर्फिक सॉइल है, तो ये क्लासिफिकेशन करना, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन करना, ये सारा पेडोलॉजी के अंदर आता है। फिर दूसरा ब्रांच है ईडेफोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड से है, लॉजी लगा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल विद द रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड ऑल्सो फूड एंड द फाइबर प्रोडक्शन, यानी कि सॉइल का स्टडी करते हैं। किस रिस्पेक्ट में करते हैं? तो प्लांट के ग्रोथ के लिए एंड फूड फाइबर के लिए, यानी कि सॉइल का स्टडी करना किसी क्रॉप के ग्रोइंग पीरियड के लिए, यानी कि ग्रोइंग के लिए, कि हम इसमें सॉइल की स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कि हमने किसी फील्ड में गया, वहाँ पे सॉइल को देखा, सॉइल को देखने के बाद आइडेंटिफाई किया वहाँ और देखा कि इस सॉइल पे सीरियल क्रॉप अच्छे लगेंगे, मिलेट अच्छे लगेंगे। या अगर उस सॉइल पे गए जहाँ पे ड्राई लैंड एरिया है तो वहाँ पे जाके हम कहें कि यहाँ पे मिलेट ज़्यादा लगेगा, मिलेट बढ़िया लगेगा। तो ये चीज़ें पढ़ना सॉइल के रिस्पेक्टिव से ईडेफोलॉजी में कहलाता है। आगे की बात करें, कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। साइंटिस्ट लोग ने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है, तो साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन जान जाते हैं, यानी कि साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर सॉइल साइंस। डेगुचेर साहब, देखिए हम इनके बारे में बोले थे आपको कि इनको याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फादर ऑफ सॉइल साइंस है वर्ल्ड के, और फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, जो मैंने आपको बताया पेडोलॉजी, और जोनेटिक कंसेप्ट भी दिया था कि जोनल क्या होता है, पेडोजोनल क्या होता है। ये चीज़ें आगे हम जब सॉइल फार्मिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मार्क कीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, कि अगर आपसे पूछ दे कि फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडियन, चलो डेगुचेर साहब तो वर्ल्ड के फादर है। अगर आपसे पूछ दे कि हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया, और ऑप्शन में डेगुचेर साहब, जेफी लिथर साहब, JW लिथर, तो आप JW लिथर साहब को मारेंगे और आपका आंसर सही होगा। तीसरा है जीन बैप्टिस्ट बॉसिंगॉट, यानी कि जीन बैप्टिस्ट बॉसिंगॉट साहब ने फादर ऑफ फील्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि फील्ड पे जो भी हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे चीज़ के अध्ययन करना, वो सारे क्लासेस को पढ़ना, उनको अध्ययन करना, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्नोलॉजी। लिवनिंग साहब ने क्या दिया था? तो लिवनिंग साहब भी बहुत इम्पोर्टेंट है सॉइल पर्सपेक्टिव से। इन्होंने सॉइल ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम या रेस्टिट्यूशन दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है? बहुत बार आप सुनते हो कि लिवनिंग साहब ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम होता क्या है? तो इन्होंने बताया था कि कोई सॉइल में उस न्यूट्रिएंट का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या उसका प्रोडक्शन कम पड़ता है जिस न्यूट्रिएंट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। जैसे मान लो कि शुगर बीट है, तो हम जानते हैं कि उसका इंडिकेटर फॉर सोडियम है। अगर उसमें कमी आएगा तो हम समझेंगे कि सोडियम की कमी हो रहा है। तो अगर मान लो कि सोडियम के कमी की वजह से उसमें कोई बीमारी आ जा रहा है या कोई ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है, तो ये लॉ ऑफ मिनिमम है, यानी कि सबसे छोटा सा एलिमेंट जो उस प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहा है ग्रोइंग के लिए, वो होता है लॉ ऑफ मिनिमम। आगे हम समझाएंगे बढ़िया से। दूसरा है लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, यानी कि लिमिटेशन न्यूट्रिएंट का कंसेप्ट किसने दिया था? लिवनिंग साहब ने दिया था। लॉ ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वर्ल्ड में पूछ देगा। फादर ऑफ फर्टिलाइज़र केमिस्ट्री ये भी पूछ देगा, तो आपको याद रखना है। JD स्मिथ साहब कौन थे?
तो ये आपसे पूछेंगे जेडी स्मिथ साहब, तो ये फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी है। टेक्सचर जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और इनके बारे में एक और चीज़ इंटोमोलॉजी में ये है, क्या है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। पेस्ट कंट्रोल का फादर भी जेपी लिथर साहब को बोलते हैं। और ये सारी पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आते हैं एग्ज़ाम में। आगे हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। चलो ठीक है, सॉइल साइंस के बारे में वो तो सारी चीज़ें बेसिक थे। अब हम ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। हम सॉइल साइंस से स्टार्ट किए, तो अब हम सॉइल साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे वो ब्रांचेस देखते हैं। पेडोलॉजी में पहले पढ़ेंगे सॉइल फार्मिंग। पेडोलॉजी में आपको बताया था ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन प्लेस के बारे में जानेंगे। टेक्सोनॉमी में भी सॉइल क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। सॉइल फिजियोलॉजी में फिजिक्स में क्या जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आप पढ़ते हैं ना सैंडी सॉइल, लोम सॉइल, सिल्ट सॉइल, ये सारे चीज़ इसमें पढ़ते हैं। सॉइल केमिस्ट्री एंड फर्टिलिटी, सॉइल केमिस्ट्री के साथ साथ फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल केमिस्ट्री यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ साथ उसके फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सॉइल कितने फर्टाइल है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। जैसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, तो सॉइल फार्मिंग में कौन कौन सा एजेंट बायोलॉजिकल फैक्टर काम करता है। ऐसे फौना और फना नाम के जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉइल फार्मिंग में काम करता है। इसमें सॉइल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन, इरोजन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ द सॉइल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि सॉइल का ट्रांसफ़र, डिटैचमेंट और डिपोजिशन हो जाता है। मान लो कि सॉइल है, मिट्टी के वाटर के माध्यम से या विंड के माध्यम से एक जगह से डिटैच हो गया और ट्रांसफ़र हो गया और जाके कहीं डिपोजिशन हो गया, तो उसको हम इरोजन बोलते हैं। इसमें सॉइल इरोजन के साथ साथ कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे, यानी कि बचाना कैसे, इरोजन से कैसे रोकना है। उसके बाद सॉइल सर्वे। सॉइल सर्वे क्या होता है, सॉइल सर्वे का मतलब ये है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये हम सॉइल सर्वे में पढ़ते हैं। सॉइल मैपिंग करेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कहाँ से है। ये सारी चीज़ें इनकी ब्रांचेज हुई। ब्रांच देख लिए। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द सॉइल ऑन द वॉल्यूम बेसिस। अब सॉइल का जो भी कंपोजिशन है, सॉइल में जो भी कंपोजिशन पाए जाते हैं उनको देखना पड़ता है, देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जानना ये ज़रूरी होती है कि सॉइल में कितने परसेंट में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। जैसे 45% मिनरल्स पाए जाते हैं, और आपको हमने बताया है कि बहुत सारे मिनरल्स मिलने से सॉइल रॉक्स का निर्माण होता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि बहुत सारा एलिमेंट मिलने से मिनरल्स का निर्माण होता है। फिर 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। भाई सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का क्या काम है, तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी में इंक्रीज करता है। अगर माइक्रोब्स एक्टिवेट ज़्यादा करेंगे, सॉइल की पोरोसिटी बढ़ेगा। उसमें 25% वाटर पाए जाते हैं, 25% एयर पाए जाते हैं। ये सॉइल का कंपोजिशन हो गया। आपसे यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, एक मिनट, आपसे एक छोटा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेशियो ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि जो भी सॉलिड और गैसेस पार्ट में जो कंपोजिशन बांटा गया है उसका कंपोजिशन का वैल्यू क्या होगा, मतलब रेशियो क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे, 2:1:1। चलिए आगे देखते हैं। अब ये चीज़ें आप याद ज़रूर रखेंगे। इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब हमने आपको बताया था कि अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट होते हैं, इंटीरियर मतलब जो निचली भाग होते हैं जिस पे हम अर्थ पे रह, जैसे अर्थ क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है, तो ये जिस पे हम रह रहे हैं उसको एक क्लास में बांटा गया है। जैसे कौन कौन सी क्लास है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, यानी कि कितने थिकनेस के बाद मेंटल आ जाएंगे, यानी कि मेंटल के बाद फिर कितने के थिकनेस के बाद कोर आ जाएगा। जैसे होता है ना, आप लोग देखते हैं कि यहाँ तक चीज़ें हमारी है, फिर यहाँ से हमारे चाचा जी का है, फिर यहाँ से चाचा जी दूसरे चाचा जी का है। तो यहाँ ये क्या हुआ, पहले जो पहला खेत आप देखते हैं रोड साइड, मान लो कि ये रोड है और पहला खेत देख रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि ये मेरा है। इसी तरह जो सॉइल है जिस पे अर्थ है
उसको हम पहला लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा को मेंटल बोलते हैं, तीसरा को कोर बोलते हैं। अब इसमें देखना है कि इसका थिकनेस कितना होता है, यानी कि कितने से कितने किलोमीटर तक हम क्रस्ट बोलेंगे। तो 5 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर नीचे तक आप जाएंगे तो उस भाग को क्रस्ट बोलते हैं। जैसे इसका थिकनेस हो जाएगा 5 से 55 किलोमीटर। टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा नहीं होता है, डेंसिटी 2.6 से 3.0 होता है। अब हम जैसे ही 55 किलो के बाद 56वां किलो आएगा, 55 किलो जैसे समाप्त होगा तो वहाँ से थिकनेस स्टार्ट हो जाती है, तो ये मेंटल आ जाती है। यानी कि 55 से 2900 किलोमीटर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ से मेंटल पोरी स्टार्ट हो जाती है, कि यहाँ से मेंटल भाग स्टार्ट हो गया। इसका टेम्परेचर 37, जैसे आपको पता ही है कि जैसे सब अंदर जाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर 3700 सेंटीमीटर और सेल्सियस होता है। डेंसिटी की बात करें 3.0 से 4.0 ग्राम सेल्सियस होता है। उसके बाद लास्ट है कोर। कोर यानी कि सबसे निचली वाली भाग, अर्थ क्रस्ट का मतलब अर्थ का सबसे निचली वाले भाग। आप अगर जाएंगे 3700 किलोमीटर थिकनेस इसका होता है, यानी कि 2900 से 3700 किलोमीटर अंदर तक जितना थिकनेस है, जितना एरिया आप कवर करते हैं वो कोर कहलाता है। टेम्परेचर यहाँ कितना होता है 43 सेल्सियस। उसके बाद यहाँ का डेंसिटी की बात करें तो 9.0 से 12.0 तक। आप कुछ याद रखें या ना रखें, आपको ये याद होनी चाहिए, ये सारी लाइन याद होनी चाहिए कि इनका थिकनेस कितना होता है। आगे अगर बात करें, जैसे हम इसी पे देखेंगे लास्ट वाली बात। अब देखिए इसका हम बता दिए कि थिकनेस 9.0 से 12.0 होता है। और यहाँ एग्जांपल में अगर हम बात करें तो यहाँ ज़्यादा निकल पाया जाता है। हाँ, और यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि लावा फ्रॉम द मोल्टेन मैग्मा, जो सबसे निचली स्तर होती है जहाँ से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से इग्नियस रॉक्स बनता है, उस निचले स्तर को ही हम कोर कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा इंटीरियर पार्ट तक, यानी कि सवाल से हम इंटीरियर पार्ट तक देखें। ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम आगे और पढ़ेंगे, जानेंगे सवाल के बारे में, अंदर तक डिस्क्रिप्शन जानेंगे उसके बारे में। और आप लोग से एक मेरा विनती है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरी है तो मैं इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। और कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। और जैसे सवाल से हम ख़त्म करेंगे हम MCQ का सीरीज़ चालू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर सवाल साइंस के अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, सेम टाइम और सेम प्लेस। थैंक यू।